ये आपका होल नंबर होना चाहिए। ब्रैकेट सिंपलेस्ट रेशियो में कल फॉर्मूला का मास निकालते हो तो वो एम्पेरिकल। हेलो गाइस, वेलकम टू राइजन एकेडमी। माई सेल्फ उमेश यादव। तो देखो आज हम करने वाले हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। सबसे पहले देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या होती है, उसका मतलब समझेंगे, विद एग्जांपल के साथ देखेंगे और फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ठीक है, तो देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले तो इन दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर इसका मतलब समझ लेते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो देखो इधर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या है? द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड of a compound represents the true formula, represents the true formula of its molecule, of its molecule. Full stop. It expresses the actual number of atoms, actual number of atoms of the various elements, of the various elements present in one molecule of the compound, present in one molecule, one molecule, one molecule of the compound. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या है, ये है। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला की भी डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर दोनों का मतलब समझेंगे। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला देखो जरा, अब एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसकी डेफिनेशन क्या है? द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, of a compound represents the simplest formula, of its molecule, of its molecule. Full stop. It expresses the simplest whole number, atomic ratio, simplest whole number atomic ratio of the various elements, present in one molecule of the compound, one molecule of the compound. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला की दोनों की हमने डेफिनेशन देख ली है, क्या होता है। अब इसका मतलब समझते हैं। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का एक ट्रू फॉर्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का एक ट्रू फॉर्मूला होता है। तो अगर आपको ट्रू फॉर्मूला बनाना है, अब याद करो मैंने आपको बताया था कंपाउंड क्या होता है, जो कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है।
ठीक है। और कंपाउंड जो होता है वो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, जबकि एलिमेंट क्या होता है वो एटॉमिक फॉर्म में भी होता है, आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म भी लिख सकते हो। तो एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी होता है, लेकिन कंपाउंड ऑलवेज मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही होता है। तो अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है, तो उसका एक मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। अब वो मॉलिक्यूल जो है, उस मॉलिक्यूल में आपके डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। तो अगर आपको उस मॉलिक्यूल का, कंपाउंड के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है, तो आप क्या करोगे, वहां पे एलिमेंट्स के जितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स होंगे, एग्जैक्ट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स मतलब एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स आप अगर रखते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो जब भी हम किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं, तो वहां पर हम उसके मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उस जितने भी आपको एलिमेंट्स होंगे, उसके आप क्या करोगे, एक एग्जैक्ट एटॉमिक रेशियो लिखोगे। क्या लिखोगे, एग्जैक्ट एटॉमिक रेशियो। तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। जबकि एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या होता है, यहां देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है वो किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है। अब सिंपलेस्ट फॉर्मूला कैसे बनेगा, आप क्या करोगे भाई, जो जो भी कंपाउंड होगा उसका आपको मॉलिक्यूल दे रखा होगा, ठीक है। अब वो मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम से मिलके बना हुआ है, तो आप क्या करोगे, उन एलिमेंट्स के एटम्स का एक सिंपलेस्ट रेशियो बना दोगे। तो एक सिंपलेस्ट होल नंबर एटॉमिक रेशियो होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या था, वहां पे एग्जैक्ट एटॉमिक रेशियो होता है, लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या होता है, एक सिंपलेस्ट होल नंबर एटॉमिक रेशियो होता है। होल नंबर में लिखा जाता है, ठीक है ना, हमेशा इंटीजर वैल्यू होती है, फ्रैक्शन में नहीं होता है ये, तो होल नंबर में लिखोगे आप, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एग्जैक्ट एटॉमिक रेशियो लिखा जाता है, एलिमेंट्स के एटम्स का एग्जैक्ट एटॉमिक रेशियो होता है। आप इसे मोल रेशियो भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मोल में डील करोगे तो सारी चीजें मोल में चली जाएंगी, ठीक है ना, मोल में उसे हम लेंगे। तो आप क्या करोगे, वहां पे एग्जैक्ट मोल रेशियो लिखोगे। और एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, उसका एक सिंपलेस्ट मोल रेशियो लिखोगे। सिंपलेस्ट है किसका, एलिमेंट का, ठीक है ना। उस मॉलिक्यूल में जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी एलिमेंट से वो मॉलिक्यूल मिलके बना होगा, आप उन सभी एलिमेंट के एटम्स का क्या करोगे, एक सिंपलेस्ट रेशियो लोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। बात समझ रहे हो। तो इन दोनों का मतलब यही होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला यही होता है। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते जरा। फॉर एग्जांपल जैसे कि पहले इसे नोट कर लो, और फिर आगे देखते हैं, इसके एग्जांपल देखते हैं, और फिर इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। अब क्वेश्चंस के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है वो सीखते हैं जरा। तो देखो, आप इसके डेफिनेशन अच्छे से याद रखो, ठीक है। अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो आप एलिमेंट्स के एटम्स का एग्जैक्ट रेशो रखोगे, एग्जैक्ट, ठीक है ना। उसे आपको कोई सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, आप एग्जैक्ट रेशो लिखोगे, ठीक है। अब ये एटॉमिक रेशो है या मोल रेशो है, एक ही बात है, क्योंकि जब सारी चीजें मोल में होती हैं तो ये एटॉमिक रेशो मोल रेशो हो जाता है, ठीक है। तो आप एग्जैक्ट मोल रेशो लिखोगे। लेकिन अगर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला में सिंपलेस्ट मोल रेशो लिखा जाता है, तभी आपका सिंपलेस्ट फॉर्मूला बनता है। तो डेफिनेशन आप अच्छे से समझ लो, और फिर इसे क्वेश्चंस में अप्लाई करो, ठीक है। इसे नोट करो, फिर एग्जांपल्स देखते हैं, और वहां से फिर इसको समझते हैं जरा, ठीक है ना। नोट करो इसे, एग्जांपल देखेंगे फिर। कर लिया सबने नोट, चलो आगे देखो जरा, एग्जांपल देखो जरा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं कुछ यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना हो, ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहा हूँ। जैसे बेंजीन के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अब देखो बेंजीन जो कंपाउंड है उसका आपको एक मॉलिक्यूल मिला है। अब वो मॉलिक्यूल कौन कौन से एलिमेंट के एटम से मिलके बना हुआ है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, इससे मिलके बना हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है। तो अगर आप कार्बन 6 रखोगे, हाइड्रोजन 6 रखोगे, एग्जैक्ट एटॉमिक रेशियो रखा जाता है, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो बेंजीन के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है C6H6 होता है। इसी तरीके से देखो जरा, अगर मैं इथेन ले रहा हूं, इथेन, तो इथेन क्या हो जाएगा, C2H6, ठीक है। अगर मैं इथीन ले रहा हूं तो C2H4, अगर मैं इथाइन ले रहा हूं तो C2H2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले रहा हूं तो H2O2 हो गया। अगर मैं ग्लूकोज ले रहा हूं C6H12O6 है, ठीक है। इसी तरीके से आप कोई सा भी कंपाउंड लेके आ सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो भी मैंने यहाँ पे कंपाउंड्स लिखे हैं, यहाँ पे आपको एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, एक मॉलिक्यूल है जो कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम से मिलके बना हुआ है, ठीक है।
तो अगर आप इन एलिमेंट्स के एटम्स का एग्जैक्ट रेशो रखते हो, एग्जैक्ट मोल रेशो, एग्जैक्ट एटॉमिक रेशो रखते हो, भाई जितने एटम्स चाहिए उतने एटम्स ही आप रख रहे हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, इस कंपाउंड के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, इस रेशो को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, जो एग्जैक्ट है वही लिखो आप। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट है मैंने वही लिखा है, तो मुझे क्या मिल गया, इन कंपाउंड के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया है। तो ये सब क्या है, आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब आपको अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाना है, अब अगर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाना है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला आपका तभी बनता है जब एलिमेंट्स के एटम्स का आप एक सिंपलेस्ट रेशो लिखते हो, सिंपलेस्ट मोल रेशो लिखते हो। तो आप इसका एक सिंपलेस्ट मोल रेशो बना दो, तो जो भी सिंपलेस्ट मोल रेशो आएगा वही क्या हो जाएगा, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर देखो मैं इसको 6 से डिवाइड कर देता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, CH मिल जाएगा। अब इससे सिंपलेस्ट तो कुछ नहीं कर सकता है, तो बेंजीन का यही क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। इसको भी 2 से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। इसको भी 2 से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, आपका CH हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका HO हो जाएगा। और इसको अगर मैं क्या करूं, इसको अगर 6 से डिवाइड कर दूं, ठीक है ना भाई, 6 से कर सकता हूं यहाँ पे, तो 6 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो क्या बन जाएगा, आपका CH2O बन जाएगा। तो अगर आपको किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है तो आप उसको देख के ही क्या बना सकते हो, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बना सकते हो। आपको क्या करना है, सिर्फ एलिमेंट्स के एटम्स का एक सिंपलेस्ट रेशो बनाना है, सिंपलेस्ट रेशो बनाना। जो सिंपलेस्ट रेशो बन गया वही क्या उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। बात समझ रहे हो। तो अगर आपको किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है तो आप बड़े आराम से उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बना सकते हो। पर याद रखना, अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जिसका मॉलिक्यूलर जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा होगा, अगर उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एलिमेंट्स के एटम्स का सिंपलेस्ट रेशो पहले से ही बना हुआ है, मतलब वही उसके एग्जैक्ट है, ठीक है, तो जब आप उसे और सिंपल करोगे तो वो और सिंपल नहीं बनेगा। अगर पहले से सिंपल उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में बना हुआ है तो फिर वहां पर क्या होता है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका वही हो जाता है। तो ऐसे केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला आपके दोनों सेम हो जाते हैं। ठीक है, अगर सिंपल पहले से बना हुआ है, इससे सिंपल आप नहीं बना सकते हो, तो ऐसे केस में आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों क्या होता है, सेम हो जाता है। बात समझ रहे हो। ठीक है, जैसे आप कोई सा भी एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल जैसे वो भी देख लेते हैं जरा। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड लूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यही है आपका, यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, एग्जैक्ट नंबर यही होता है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, एग्जैक्ट यही होता है आपका। अब अगर आप इसे और सिंपल बनाओगे तो आप सिंपल नहीं बना सकते हो, ठीक है ना, 1:2 है, इससे सिंपल क्या बनाओगे आप, किससे डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, 1 से डिवाइड करोगे तो 1 ये सेम ही आएगा। ठीक है, तो इससे सिंपल आप नहीं बना सकते, तो इसका मतलब है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया है, सेम हो गया है। इसी तरीके से आप वाटर ले लो, इसी तरीके से आप वाटर ले लो, यहां भी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही है, जिसमें एलिमेंट्स के एटम्स का रेशो क्या है, 2:1 है। ठीक है, अब इससे सिंपल तो मैं बना नहीं सकता, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, आपका यही एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप मिथेन ले लो, मिथेन ले लो। अब ये क्या आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मिथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जिसमें एटॉमिक रेशो क्या होता है, 1:4 होता है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। अब इससे सिंपल बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, यही इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। तो याद रखना है आपको, अगर किसी का जैसे क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना होता है, तो अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी का पता है तो आप उसका सिंपल एलिमेंट्स के एटम्स का सिंपल रेशो बना के डायरेक्ट आप उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख सकते हो। लेकिन अगर पहले से सिंपलेस्ट रेशो लिखा हुआ है, अगर एलिमेंट्स के एटम्स का सिंपलेस्ट रेशो पहले से लिखा हुआ है, आप उसे और सिंपल नहीं कर सकते हो और सिंपल नहीं बना सकते हो, तो फिर वही क्या हो जाएगा, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल से नोट करो और कुछ इसके फॉर्मूले देख लेते हैं और फिर क्वेश्चंस को अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है ना, यही से मैं इसका फॉर्मूला बना देता हूं, तो चलो यहीं पे फॉर्मूला इसका लिख लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल 3 फॉर्मूले यूज होते हैं। ठीक है, और भी होते हैं, आप इसमें मोल कंसेप्ट लगा सकते हो, मोलर मास निकालने के लिए ही मोल कंसेप्ट लगता है, क्योंकि देखो जब भी हमें किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना पड़ता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला तो हम बड़े आराम से निकाल लेते हैं। अगर आपको कोई कंपाउंड दे रखा है, उसने वो बता देगा कि ये कंपाउंड इस एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, तो उसका परसेंटेज कंपोजिशन आपको दे रखा होगा। ठीक है, अब परसेंटेज कंपोजिशन आपको दे रखा होगा, अगर आपको क्या कहते हैं
किसी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन नहीं दे रखा है, जैसे सपोज करो एक कंपाउंड है जिसमें आपका टोटल 3 एलिमेंट्स है, 2 का परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है और तीसरे का नहीं दे रखा है, तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि टोटल कितना होता है 100 होता है। अगर 2 का दे रखा है तो आप क्या करो 100 में से 2 का माइनस कर दो तो आपको तीसरे का मिल जाएगा। तो परसेंटेज कंपोजिशन आप निकाल सकते हो, वो हमने कर लिया है। ठीक है, तो आपको सभी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन मिल जाएगा। अगर नहीं दे रखा है तो कुछ ऐसी चीजें दे रखी होंगी जिसकी हेल्प से आप ये सारी चीजें निकाल सकते हो। तो परसेंटेज कंपोजिशन आपको मिल गया है। अब वो एक तरीके से क्या होता है, मास ही होता है। ठीक है ना भाई, उस कंपाउंड का जो आपका 100 ग्राम मास होगा, उस मास में आपको 100 ग्राम मास में आपको तीनों एलिमेंट का जो भी जितने भी एलिमेंट्स होंगे, मैं तो 3 एलिमेंट ले रहा हूं, तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसका आपको मास दे रखा होगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। तो इस तरीके से आप सभी एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे। ठीक है, अब अगर वो सभी इंटीजर में आ गए तो आप उसका एक सिंपलेस्ट क्या करोगे, उसका एक रेशियो बना दोगे, सिंपलेस्ट रेशियो बना दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा उसका। ठीक है ना, बात समझ रहे हो। अब अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए, अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए तो क्वेश्चन के अंदर मोलर मास जरूर गिवन होना चाहिए। अगर मोलर मास गिवन नहीं है तो कुछ और ऐसी चीज दे रखी होगी जिससे आप मोलर मास निकाल सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि मोलर मास अगर होगा, ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, मोलर मास अगर होता है तब हम वो इंटीजर निकाल पाते हैं। यहाँ पे देखो मैं किस इंटीजर की बात कर रहा हूँ, किस इंटीजर की बात कर रहा हूं। देखो जब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी का दे रखा होता है, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या निकालते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक इंटीजर से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, ताकि ये जो रेशो है एलिमेंट्स के एटम्स का जो रेशो है वो एक सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट हो जाए, तो एक इंटीजर से डिवाइड करते हैं। अगर मैं क्या करूं, उसी इंटीजर को एम्पेरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो जैसे ही देखो ये बेंजीन का देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, किस इंटीजर से डिवाइड किया, 6 इंटीजर, ये 6 नंबर जो है उससे डिवाइड किया था, तब आपको ये क्या मिला, एम्पेरिकल फॉर्मूला मिला। अगर इसी एम्पेरिकल फॉर्मूला में मैं उस इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दूं जो कि मैंने डिवाइड करके बनाया था, ठीक है, तो मुझे वापस से क्या मिल जाएगा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है ना, बात समझ रहे हो। तो एक फॉर्मूला तो इसका यही हो गया, एक फॉर्मूला तो इसका यही हो गया कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू एक इंटीजर। ठीक है, जो भी जिस इंटीजर से आपने डिवाइड किया था वही इंटीजर अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, अब ये इंटीजर आएगा कहां से, तो दूसरा फॉर्मूला याद रखो, इंटीजर आएगा कहां से। अब देखो आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से क्या करोगे, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लोगे। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जब मास निकाला जाता है तो मोलर मास होता है, 1 मोल का मास है, और जब एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकालते हो तो वो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास होता है। ठीक है, तो आपको इंटीजर कहां से मिलेगा, याद रखना, मोलर मास इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इनटू, ठीक है, क्या होता है, मोलर मास इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इनटू एन। ठीक है, तो मोलर मास आपको क्वेश्चन मैंने बताया ना, अगर मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है तो मोलर मास जरूर क्वेश्चन के अंदर देगा, तो मोलर मास आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला आपने निकाल रखा है तो वहां से एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेना। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास को इससे डिवाइड करना, तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटीजर मिल जाएगा। अब इसी इंटीजर को आप पहले वाले फॉर्मूले में एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है ना, इसके अंदर इस क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, वेपर डेंसिटी भी दे रखा होता है, और वेपर डेंसिटी ये सब मैंने आपको करा दिया है। वेपर डेंसिटी से भी आप क्या निकाल सकते हो, मोलर मास निकाल सकते हो। तो वेपर डेंसिटी से मोलर मास कैसे निकालते हैं, तो मोलर मास इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इंटू 2 होता है। तो मोलर मास क्या होता है आपका, वेपर डेंसिटी इंटू 2 होता है। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करना, तो आपको क्या मिल जाएगा, मोलर मास मिल जाएगा। तो वही टोटल 3 फॉर्मूले हैं, इसी का यूज आपको करना है। ठीक है, तो करते आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और चीजें समझ में आ जाएंगे, इतना नोट करो फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है भाई, चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो जरा, फर्स्ट क्वेश्चन,
पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक कंपाउंड एक्स कंटेन्स 32% ए, 20% बी एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ सी। तो एक कंपाउंड है एक्स जो कि 3 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। कौन कौन से एलिमेंट है? ए है, ए का परसेंटेज कंपोजिशन कितना है? 32% है। बी है, ये कितना दे रखा है? 20% दे रखा है। और एक सी एलिमेंट है जिसका परसेंटेज कंपोजिशन नहीं दे रखा है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, अगर आपको किसी का परसेंटेज कंपोजिशन नहीं दे रखा है, 2 का दे रखा है, तो तीसरे क्या हो जाएगा? 100 माइनस करके निकाल सकते हो, क्योंकि आपका टोटल परसेंटेज कितना होता है? 100 ही होता है भाई। ठीक है, तो इन दोनों का मिला के कितना हो गया? इसका 32% है, इसका आपका 20% है, 20% है। तो टोटल कितना हो गया आपका? 52% हो गया। यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 52% हो गया। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा? 100 माइनस में 52 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 48% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 48% आ जाएगा। तो तीनों का परसेंटेज कंपोजिशन पता लग गया है। तो आप क्या कर सकते हो? इसका इनके मोल्स निकाल सकते हो। आप क्या करोगे? सिंपल इसके मोलर मास से डिवाइड कर दोगे, मतलब जो इसका एटॉमिक मास दे रखा होगा आप उसे डिवाइड करोगे तो आपको इसके मोल्स मिल जाएंगे। अब इसका एटॉमिक मास आपको क्वेश्चन में गिवन दे रखा है तीनों का, ए का 64 है, बी का 40 है, सी का कितना है? 32 है। तो तीनों के मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना हो जाएगा? 32 डिवाइडेड बाय 64। तो ये कितना आ गया आपका? ये आ गया आपका हाफ आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, बी के मोल्स क्या हो जाएंगे? 20 डिवाइडेड बाय 40। तो ये कितना आ जाएगा आपका? हाफ आ जाएगा। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, सी के कितने हो जाएंगे? गिवन मास कितना है? 48 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, एटॉमिक मास कितना है? 32 है। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। एक मिनट जरा, 32 नहीं, 2 नहीं आएगा। कितना आएगा? 48 को 32 से अगर डिवाइड करता हूँ, 48 को 32 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 1.5 आएगा। देख लेते हैं भाई कितना आ रहा है। 48 को 32 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 1.5 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों के मोल्स हमने निकाल दिए हैं, तीनों के मोल्स हमने निकाल दिए हैं। अब आप इसका रेशो बना लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? ए जो है, ए क्या है आपका? हाफ। बी क्या है आपका? हाफ। और सी क्या आपका? 1.5 है। 1.5 कितना होता है? 3/2 होता है ना भाई? कितना होता है? 3/2 होता है। ये होता है आपका। ठीक है, अब आपको जब भी फॉर्मूला लिखना होता है तो वहां पे होल नंबर में होना चाहिए, ये सब इंटीजर में होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो सबके अपॉन में क्या है? 2 है। सबके अपॉन में क्या है? 2 है। तो अगर मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा? ए बी सी 3 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हमसे पूछ रहा था, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया आपका क्या? A B C3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया भाई सबका? चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज 42.1% कार्बन है, 6.4% हाइड्रोजन है एंड द रिमेनिंग इज ऑक्सीजन। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें आपको कार्बन दे रखा है 42.1%, हाइड्रोजन कितना दे रखा है? ये 6.4% दे रखा है एंड ऑक्सीजन आपको कितना दे रखा है? रिमेनिंग है। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया है भाई? और फिर 100 में से उसको माइनस कर देते हैं। तो 42.1 प्लस 6.4, तो ये कितना हो जाएगा? 48.5 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 100, तो ये कितना आ जाएगा मेरा? ये आ रहा है 51.5% है। ठीक है, तो ये 51.5% आ रहा है। तो तीनों का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लिया है, मोल्स निकाल लो आप जरा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा? 42.1 डिवाइडेड बाय 12। हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास, और वो 1 ही होता है तो इतना ही आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अच्छा ये ऑक्सीजन है, कार्बन नहीं है, सॉरी, ये क्या आपका? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? ऑक्सीजन इज इक्वल टू 51.5 डिवाइडेड बाय 16 है। इसको जरा डिवाइड करो तो कितना आएगा? 51.5 है डिवाइडेड बाय 16 है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ रहा है आपका 3.21 आ रहा है। ये तो इतना ही है, इसको डिवाइड करो जरा। तो 42.1 डिवाइडेड बाय 12 है, तो ये कितना आ रहा है आपका? ये आ रहा है 3.5 आ रहा है। ये 3.5 है, ये 3.2 है। ठीक है,
और ये आपका 6.4 है, तो आपका रेशो क्या हो जाएगा, ये 3.5 है, हाइड्रोजन आपका 6.4 और ऑक्सीजन कितना है आपका, ये आपका 3.2 है। ये आपका रेशो आ रहा है, ठीक है, इतना रेशो आ रहा है। तो देखो इसमें आपका जो सबसे छोटी जो वैल्यू है, एक बार उससे डिवाइड कर लेते हैं। छोटी जो वैल्यू है, ठीक है, 3.5 पे डिवाइडेड बाय 3.21, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, ये आ रहा है आपका 1.09, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपका 6.4 डिवाइडेड बाय 3.21, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरा 1.99 आ रहा है, और ये तो 1 आ जाएगा। तो सिंपलेस्ट रेशो क्या बन जाएगा, इसको मैं 1 ही ले लेता हूं, ठीक है, तो ये 1 हो गया। ये आपका इसको मैं 2 ले लेता हूं, तो हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 1 हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन 1। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, CH2O बन गया। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, CH2O बन गया, ठीक है। तो देख लो ऐसा कोई ऑप्शन है। अच्छा, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है ना, तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालोगे। तो देखो मैंने अभी बताया था, अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो क्वेश्चन में मस्ट है कि मोलर मास गिवन होना चाहिए, तो मोलर मास आपको दे रखा है 342, ठीक है। अब देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला आपने निकाल लिया है, ये आपका क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ये क्या आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इस एम्पेरिकल फॉर्मूला से आप एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल सकते हो, तो निकाल लो जरा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कार्बन कितना है 12, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 16, ठीक है, सबको ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 14, 14 प्लस 16 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आपका आ गया है। तो अब आप सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करके, सेकंड वाला फॉर्मूला देखो ये रहा आपका, तो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, ये इंटीजर निकाल सकते हो, और इसी इंटीजर को पहले वाले फॉर्मूले में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो निकाल लेते भाई जरा, ठीक है। तो इंटीजर क्या हो जाएगा, मोलर मास कितना है 342 डिवाइडेड बाय 30, 16 और 12 28, 28 और 2, ठीक है ना 30, ठीक है। अब जरा इसे डिवाइड करो जरा, तो 342 है डिवाइडेड बाय 30, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका, ये आपका लगभग कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, कितना आ रहा है भाई 11 है। 11.4 है, ठीक है ना। तो मैं इसको राउंड ऑफ करके कितना ले लेता हूँ, 11 ले लेता हूँ, ठीक है। तो राउंड ऑफ करके मैंने कितना ले लिया, 11 ले लिया, तो इंटीजर की वैल्यू आ गई है, इंटीजर की वैल्यू आ गई है। तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लो, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू जो इंटीजर आपने निकाला था कितना है 11 है, ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला ये रहा, अब इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका C11 है, एक मिनट, ये क्या बनेगा C11H22O11, ये तो ऐसा बन रहा कुछ, तो ऐसे तो नहीं बन पा रही है बात, 11.4 से तो नहीं हो पा रहा है, मतलब चलो 11.4 है, ठीक है ना। तो 11.4 अगर मैं करता हूँ, हमारा क्या आना चाहिए, C12H22O11 आना चाहिए, C12H22O11, मतलब इस तरीके का फॉर्मूला बनना चाहिए। एक बार देख लेते जरा, ठीक है ना, वैल्यू में एग्जैक्ट देख लेते कितना आ रहा है। तो ये आपका 42.1 डिवाइडेड बाय 12 है, ठीक है, तो ये 3.50 ही है, ठीक है। ये देख लेते हैं 6.4, ये तो ठीक है, 51.5 डिवाइडेड बाय 16 है, तो ये 3.21 आ रहा है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, यही वाली सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो 3.5 है डिवाइडेड बाय 3.21 है, तो ये आपका 1.09 के करीब आ रहा है, 1.09 है ये आ रहा है आपका।
मतलब आपका यहाँ पे क्या है ना, ये थोड़ा ज़्यादा है तो आपको ये एक नंबर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा आपका C12H22O11, ठीक है ना। मतलब इस तरीके से करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा ज़्यादा आ रहा है ये, तो यहाँ पे वो वैसा वाला राउंड ऑफ नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो ये C12H22O11 इस तरीके से ही बनेगा आपका, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन आपका ये करेक्ट है, डी ऑप्शन ही करेक्ट आएगा, C12H22O11 है, ये आएगा इस तरीके से, यही बनेगा आपका। और तो कोई आसपास है भी नहीं, और तो कोई आसपास है भी नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो C12H22O11 ही आएगा इसका, ठीक है। नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन है, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर मास 120 इज CH2O। आपको देखो यहाँ पे इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू CH2O दे रखा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लोगे। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा? 12 प्लस में 2 प्लस में 16 है, तो ये कितना हो गया आपका? ये 30 हो गया। तो इंटीजर पता कर लो, इंटीजर क्या हो जाएगा? मोलर मास 120 डिवाइडेड बाय 30। तो इसको काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका? 4 आ गया। इंटीजर कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू 4, ये आ जाएगा, ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? C4H8O4। तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है? ये आ रहा है C4H8O4 आ रहा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, समझ रहे हो। वैसे तो सारे ऑप्शन से आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन रहा है? एम्पेरिकल फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन रहा है? सब में आपका यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड करोगे तो CH2O बन जाएगा। यहाँ पे अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो CH2O बन जाएगा। यहाँ से 3 पे डिवाइड करोगे तो CH2O बन जाएगा, ठीक है। मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला तो तीनों का सेम बन रहा है, सेम बन रहा है। एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का ट्रू फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो उससे तो आपको पता ही नहीं लगेगा, ठीक है ना भाई, कंपाउंड कौन सा है। एम्पेरिकल फॉर्मूला तो ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट कंपाउंड का आपको सेम मिले, जैसे कि यहाँ पे देखो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका राइट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है आपका। तो इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? ए कंपाउंड कंटेन्स 1.2 इंटू 10 की पावर 25 एटम्स ऑफ एलिमेंट ए के आपको एटम्स दे रखे हैं। ए के कितने एटम्स हैं? 1.2 इंटू 10 की पावर 25 इतने एटम्स दे रखे हैं आपको। और बी के कितने हैं? बी के कितने हैं? 4.8 इंटू 10 की पावर 25 एटम्स दे रखे हैं, ठीक है। सी का भी कुछ दे रखा है, सी के भी एटम्स दे रखे हैं। एंड सी के कितने एटम्स दे रखे हैं? 2.4 इंटू 10 की पावर 25 एटम्स दे रखे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है? इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो आप क्या करो, इसका मोल्स निकाल लो। तो ए के मोल्स क्या हो जाएंगे? गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो 1.2 इंटू 10 की पावर 25 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। अब जरा इसे डिवाइड करो जरा एक बार। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 1.2 डिवाइडेड बाय 6.022, ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 0.199। और ऊपर क्या बच जाएगा आपका? ये बच जाएगा 10 की पावर 2 बच जाएगा, ठीक है ना। 23 से 23 कैंसिल हो गया तो 2 बच गया। अब देखो, अगर मैं डेसिमल को कहाँ शिफ्ट कर दूं? अगर मैं डेसिमल को किधर शिफ्ट कर देता हूं भाई? अगर 2 शिफ्ट कर देता हूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1.2 डिवाइडेड बाय 6.022, ठीक है। तो यही आ रहा है, 2 शिफ्ट कर देता हूं तो 2 शिफ्ट कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 19.92 इतना आएगा आपका। तो इसके मोल्स कितने आ गए? इतने आ गए, ठीक है। बी के देखो जरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4.8 इंटू 10 की पावर 25 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यहाँ भी 2 जीरो बच जाएगा, इसे डिवाइड करो जरा। तो 4.8 डिवाइडेड बाय 6.022,
तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ रहा आपका 0.797 इंटू 10 की पावर 2 ये आ रहा है। ठीक है, तो इसे मैं क्या करता हूँ, इधर कर देता हूँ, 2 डिजिट शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 79.7, ये हट गया आपका। ठीक है, इसके मोल्स निकाल लो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10 की पावर 25 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब जरा इसे सॉल्व करते हैं, तो 2.4 डिवाइडेड बाय 6.022, ठीक है, तो ये कितना आ रहा मेरा, ये आ रहा 0.398 इंटू 10 की पावर में 2, तो ये कितना आ जाएगा 39.8। अब इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है उसे डिवाइड कर दो, यही सबसे छोटी वैल्यू है, तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसको डिवाइड करो जरा, 79.7 डिवाइडेड बाय 19.9 है, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरा 4 के करीब आ रहा है। ये कितना आ जाएगा 39.8 डिवाइडेड बाय 19.9 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये मेरा 2 आ रहा है। तो आपको अब सिंपलेस्ट यहाँ पे रेशो यही मिल गया है, सिंपलेस्ट रेशो मिल गया है, और वो भी होल नंबर में है, होल नंबर में है। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AB4C2। तो ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। तो देख लो कौन सा सही है आपका, AB4C2। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है भाई, तो डी ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे, करेक्ट है। ठीक है, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन, ए कंपाउंड कंटेन्स इक्वल मासेस ऑफ द एलिमेंट्स ए बी सी। भाई 3 एलिमेंट्स हैं, ए बी एंड सी, तीनों का इक्वल मास है, तो मैं डब्ल्यू डब्ल्यू ले लेता हूं, डब्ल्यू डब्ल्यू ग्राम। इफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ए बी सी तीनों का दे रखा है, तो मोल्स निकाल सकता हूं। ए के मोल्स क्या हो जाएंगे, डब्ल्यू अपॉन में 20, बी के मोल्स क्या हो जाएंगे 40 अपॉन में डब्ल्यू, सॉरी गिवन मास है डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास है, तो डब्ल्यू अपॉन में 40। ठीक है, और सी के क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में 60। ठीक है, तो अब रेशो निकाल लो इसका, अब आप इसका रेशो निकाल लो, तो इसका रेशो क्या आ जाएगा आपका, डब्ल्यू अपॉन में 20 रेशो डब्ल्यू अपॉन में 40 रेशो डब्ल्यू अपॉन में 60। डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया 1 अपॉन में 2 रेशो 1 अपॉन में 4 रेशो 1 अपॉन में 6 है। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तभी ये इंटीजर में आ पाएगा। तो अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा रेशो। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। इसको 24 से क्यों कर रहे हैं, 12 से कर देते हैं, इसी से बन जाएगा, 12 से कर देते हैं। अगर 12 से इसको करता हूं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बन गया इंटीजर। ठीक है ना, तो 6 रेशो 3 रेशो 2 बन गया। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू आपका ए कितना है, ये आपका 6 है, बी कितना है आपका 3 है, ठीक है, और सी कितना है 2 है। तो देख लो यहाँ पे जरा कौन सा फॉर्मूला सही है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, A6 B3 C2, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, आसान से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखो कि आप इसे सिंपलेस्ट रेशो, ठीक है ना, सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करोगे, सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करोगे, और वो भी आपका होल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो आपको खुद से यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ताकि ये किस में बन जाए, सिंपलेस्ट होल रेशो में बन जाए, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो आना चाहिए। कोई दिक्कत किसी को इसमें, तो नोट डाउन करो, और फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मोलर मास कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एटम्स आपको दे रखा है, ये वेट रेशो दे रखा है। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन का वेट रेशो कितना दे रखा है, 9 रेशो 1 रेशो 3.5 दे रखा है, ये वेट रेशो है। ठीक है, अगर आपको क्या करना है, मोल रेशो निकालना है, तो मोल रेशो निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 12। हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है, तो ये 1 ही रह गया, रेशो 3.5 डिवाइडेड बाय 14 है। ठीक है, तो अब इसे जरा सॉल्व करो,
तो अगर मैं इसको किससे डिवाइड करूं, इसको मैं 3 से कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 3/4 हो जाएगा, रेशो 1। और ये कितना आएगा मेरा, ये देखो डेसिमल हटाऊंगा तो 0 नीचे आ जाएगा। अब आप क्या करो, इसे 7 से काटो, 7 से काटोगे तो 5, और ये कितना हो जाएगा आपका 20, तो ये कितना आ गया आपका 4 आ गया, तो ये आपका 1/4 आ रहा है। ठीक है, अब आप इसे क्या करोगे, सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करोगे, सिंपलेस्ट रेशो में, ठीक है, होल नंबर में लाना है। तो आप किसे क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 3:4:1 हो गया। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन रहा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है आपका, कार्बन कितना आया 3 आया, हाइड्रोजन कितना आया 4 आया, और नाइट्रोजन कितना आया 1 आया है। ठीक है, अब एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको निकल गया है, मोलिकुलर फॉर्मूला पूछ रहा है, तो आप एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लो। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास है तो ये कितना हो जाएगा, 12 × 3 36, 4 प्लस में 14, तो 36 प्लस 4 40 हो गया। ठीक है, 40 और 14 कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54। ठीक है, 40 और 14 कितना 10 हो जाएगा आपका 50, और फिर आपका 4 54 हो गया। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या आ रहा है 54 आ रहा है। अब आप वो इंटीजर पता कर लो, तो वो इंटीजर क्या होता है, मोलर मास अपॉन में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास है, तो 108 डिवाइडेड बाय 54। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं, 2 मतलब 2 से काटूंगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका इंटीजर 2 आ गया। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लो, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया आपका C6H8N2। तो ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया C6H8N2। तो देख लो कहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, C6H8N2। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, समझ गए, नोट करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए कंपाउंड कंटेन्स एलिमेंट्स एक्स एंड वाई, मास रेशो में दे रखा है आपको, एक्स और वाई मास रेशो में दे रखा है 1:4। ठीक है, इफ द एटॉमिक मासेस ऑफ एक्स एंड वाई, इसका एटॉमिक मास जो है आपको दे रखा है, एक्स और वाई का एटॉमिक मास वो 1:2 में दे रखा है। तो आप मोल रेशो निकाल सकते हो, है ना भाई, आप क्या कर सकते हो, मोल रेशो निकाल सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा 1/1 रेशो 4/2, क्योंकि मोल क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास है, मोलर मास है। तो गिवन मास दे रखा है, एटॉमिक मास से डिवाइड करो, तो रेशो क्या मिल जाएगा आपको 1:2 मिल जाएगा। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया आपका एक्स आपको दे रखा है ना, XY2 आ गया। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ रहा है, XY2 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भाई, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे देखो जरा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, एक कंपाउंड है कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ये किस में दे रखा है 3:1 में दे रखा है, एटॉमिक रेशो है। ठीक है, एटॉमिक रेशो कह लो, मोल रेशो कह लो। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला तो आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा C3H3 और ऑक्सीजन 1। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, इफ द नंबर ऑफ मोल्स इन 1 ग्राम ऑफ द कंपाउंड, उस कंपाउंड के 1 ग्राम में मोल्स कितने 6.06 इंटू 10⁻³ मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। तो देखो पहले क्या करो, आप एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लो, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो ये कितना हो जाएगा आपका 36 प्लस में 3 प्लस में 16। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 6 और ये 39 हो गया, 39 प्लस में मतलब 39 प्लस में 16, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 6 आपके कितने हो गए 15 हो गया। ठीक है, 15 4 और 5, तो ये कितना हो गया आपका 55 हो गया। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना आ रहा है 55 आ रहा है। ठीक है, अब देखो मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में मोलर मास गिवन होना चाहिए, पर उसने ऐसा नहीं दे रखा है, पर उसने कुछ चीजें दे रखी हैं जिसकी हेल्प से आप मोलर मास निकाल सकते हो। उसने क्या बोला है कि एक इस कंपाउंड के 1 ग्राम में कितने मोल्स हैं, इतने मोल्स हैं, 1 ग्राम में इतने हैं, 1 ग्राम में। ठीक है, कितने मोल्स दे रखे हैं 6.06 इंटू 10⁻³ मोल्स का वजन कितना है 1 ग्राम में, कितना है वेट इसका 1 ग्राम। तो हमें पता है कि जो मोलर मास होता है वो हमेशा 1 मोल का ही वेट होता है, 1 मोल का वेट। तो आप 1 मोल का निकाल लो, तो इतने मोल्स का वेट है 1 ग्राम, तो 1 मोल का वेट कितना हो जाएगा 1/6.06 इंटू 10⁻³
-3। अब ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1000 डिवाइडेड बाय 6.06 है। अब इसे सॉल्व करो आप जरा, देखो क्या आता है। तो 1000 डिवाइडेड बाय 6.06 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ रहा आपका 165.01। तो मैं 165 ही ले रहा हूं, ठीक है। अब आप इंटीजर पता कर लो, तो इंटीजर क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, तो ये 55 हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसे किससे काटोगे, 3 से काटो जरा, तो 3 से कट जाएगा ना, तो 3 आ जाएगा। तो इंटीजर कितना आ गया, 3 आ गया। अब निकाल लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा C9H9O3। तो ये आपका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। तो देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, सी ऑप्शन करेक्ट है, C9H9O3। समझ गए, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक गैसियस कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन इज, आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है, कितना है, CH2 है। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सर्टेन मास ऑफ द गैस इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सर्टेन मास, मतलब उस गैस का हमने एक मास ले रखा, मान लो W ले रखा है, तो उसका जो उस मास के कोरिस्पोंडिंग जो वॉल्यूम है, ठीक है, इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द सेम मास ऑफ नाइट्रोजन गैस है। मतलब हमने उस गैस का जितना मास ले रखा है उतना ही मास हमने नाइट्रोजन गैस का ले लिया है। तो कहता है कि भाई जितना मास हमने वहां पे लिया है उस मास के कोरिस्पोंडिंग जो वॉल्यूम है V मान लो, ठीक है, तो वो वॉल्यूम क्या करता है, आपका नाइट्रोजन गैस है सेम मास का नाइट्रोजन गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो हाफ करता है उसका। तो मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस है। यही तो क्वेश्चन में दे रखा है और सेम मास के लिए है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस का मतलब इस गैस का जितना मास है उतना ही मास हमने इसका लिया है, मतलब जिस W मास का मान लो, W मास के कोरिस्पोंडिंग जो वॉल्यूम है, ठीक है, और वही मास आप नाइट्रोजन गैस के ले रहे हो, तो W मास के लिए नाइट्रोजन गैस का जो वॉल्यूम है, तो ये वाला जो गैस का वॉल्यूम है वो इस नाइट्रोजन गैस के वॉल्यूम का आधा है, यही कहता है। तो W मास के लिए हमने ले रखा W ग्राम के लिए, सेम मास है। आगे क्या कहता है, गैस अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस पे है, देन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक गैस है। देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है आपको, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए मस्ट एक क्वेश्चन में मोलर मास होना चाहिए, पर मोलर मास तो है नहीं, मोलर मास कैसे निकालोगे। अब देखो यहाँ पे आप एवोगैड्रोस लॉ लगाओ। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, कहता है कि अगर आप आइडेंटिकल कंडीशंस पे डिफरेंट गैसेस के सेम वॉल्यूम्स लेते हो, ठीक है, तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, नंबर ऑफ मोल्स भी आपके सेम होते हैं। तो आपको यहाँ पर इसका वॉल्यूम का रेशो दे रखा है, तो आप इसके मोल्स का रेशो निकाल सकते हो। तो ये चीज आप इसके मोल्स में भी लिख सकते हो। तो मैं इसको मोल्स में कैसे लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इज इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस है, ठीक है ना भाई। जो वॉल्यूम का रेशो होगा वही आपका क्या होगा, इसके मोल्स का रेशो होगा, एवोगैड्रोस लॉ है, ठीक है। अब इस गैस का मोल्स क्या हो जाएंगे, गिवन मास W, दोनों का W मास ले रहे हो, W मास के कोरिस्पोंडिंग इसका वॉल्यूम ये, इसका वॉल्यूम ये, तो ये गैस का वॉल्यूम इस वॉल्यूम का आधा होता है, ठीक है। तो W अपॉन में इसका मोलर मास इज इक्वल टू हाफ इंटू W अपॉन में इसका मोलर मास, इसका मोलर मास कितना होता है, 28 होता है, ठीक है। अब देखो W से W कैंसिल हो गया, तो ये आपका M क्या आ गया, M इज इक्वल टू 28 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आ जाएगा आपका 56 आ जाएगा, 56 ग्राम। तो उस गैसियस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका मोलर मास कितना निकल के आ रहा है, 56 आ रहा है। अब यहाँ पे देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा, 12 प्लस में 2, तो ये कितना हो गया आपका 14 ग्राम हो गया, ठीक है। अब आप इंटीजर निकाल लो, तो इंटीजर क्या हो जाएगा, मोलर मास 56 अपॉन में 14 है, ठीक है। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा, तो किससे काटूं, 4 से काटूं, तो 4 से कट जाएगा, 16 6 और ये 5, तो 4 से कट जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका इंटीजर कितना आ गया, 4 आ गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपका C4H8 है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया C4H8। तो देख लो D ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है भाई।
नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? एक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स हैविंग ए मोलर रेशो 120 ग्राम कंटेन्स 40% कार्बन बाय मास है। मतलब आपको एक कंपाउंड दे रखा है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, ये तीन एलिमेंट है। और कहता है कि इसका जो मोलर मास है 120 ग्राम, इसमें आपका 40% कार्बन है बाय मास है। तो अगर मैं 120 का 40% निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? कार्बन मिल जाएगा। तो 120 का 40% निकाल लो भाई। तो ये कितना आ जाएगा? 2 जीरो कैंसिल हो गया। तो ये कितना हो गया आपका? ये हो गया 48 ग्राम हो गया। तो 120 ग्राम में कार्बन के मास का कंट्रीब्यूशन कितना है? 48 ग्राम है। ठीक है, तो बाकी का कितना बचा? बाकी का कितना बचा है? 120 में से 48 माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका? 11 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा आपका? 7 आ जाएगा। तो 72 ग्राम बच गया आपका, 72 ग्राम। इस 72 ग्राम में आपका हाइड्रोजन का मास भी होगा और ऑक्सीजन का मास भी होगा। ठीक है, चलो इतना पता लग गया। आगे क्या कहता है? इफ द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन द कंपाउंड इज 2:1, मतलब इस कंपाउंड में ऑक्सीजन हाइड्रोजन का रेशो दे रखा है आपको। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड हमें पता करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। तो ये 72 ग्राम आपको दे रखा है, किसका? हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिला के है। तो मान लेते हैं कि हाइड्रोजन कितना है? लेट द मास ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना है? मान लो x है। तो ऑक्सीजन का मास क्या हो जाएगा? मास ऑफ ऑक्सीजन 72 माइनस में x इतना ग्राम होगा। ठीक है भाई, ये आ गया आपका। तो गिवन मास पता चल गया है, तो आप क्या करोगे? इसका मोल निकाल लोगे। एटॉमिक रेशो दे ही रखा है, एटॉमिक रेशो कह लो, मोल रेशो कह लो, एक ही बात होती है। जब मोल में डील करते हो तो सारी चीजें मोल में चली जाती हैं। ठीक है, तो मोल निकाल लो। तो हाइड्रोजन के मोल क्या हो जाएंगे? x/1, और ऑक्सीजन के मोल्स क्या हो जाएंगे? 72 माइनस में x/16 है। तो इसका रेशो निकाल लो। तो ये क्या आ जाएगा आपका? x/में 72 माइनस में x, और ये 16 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 16। और ये रेशो आपको दे रखा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो ये 2:1 है। अब इसे सॉल्व करो। तो ये 16x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका? 4 माइनस में 2x इधर आएगा तो 18x हो जाएगा। 18x इज इक्वल टू 144। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 144 डिवाइडेड बाई 18। अब जरा इसको 18 से डिवाइड करो, तो 18 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो इसका मतलब है कि आपका हाइड्रोजन कितना है? 8 ग्राम है। ठीक है, तो उसके एटम्स कितने हो गए कंपाउंड में? देखो 8 ग्राम है, एक एटम के लिए 1 ग्राम होता है। ठीक है, 4 के लिए 4 ग्राम होगा, 8 के लिए 8 ग्राम होगा। तो इसका मतलब इस कंपाउंड में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 8 एटम्स हैं। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आगे देखो जरा। अगला क्वेश्चन देखो जरा, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? 11th क्वेश्चन देखो जरा। द रेशियो ऑफ मास परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन है, और उसका मास परसेंटेज रेशो दे रखा है आपको 6:1 दे रखा है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फॉर्मूला भी दे रखा है CxHyOZ दे रखा है। इसमें आपको कार्बन हाइड्रोजन का क्या दे रखा है? आपको मास रेशो दे रखा है। कितना दे रखा है? 6:1 दे रखा है, 6:1। क्या कहता है? इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स हाफ एज मच ऑक्सीजन एज रिक्वायर्ड टू बर्न वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। मतलब इस कंपाउंड को बर्न करने के लिए, इस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल को बर्न करने के लिए जितने ऑक्सीजन एटम्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये क्या होता है? इसमें जितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो उसका आधा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिएक्शन बनानी पड़ेगी भाई, बना लो रिएक्शन जरा। तो ये कंपाउंड है CxHy। ठीक है, अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका कंबशन करेंगे, कर देते हैं भाई कंबशन। ये लोग कंबशन कर रहे हो, गिव्स टू, जब भी आप हाइड्रोकार्बन्स का कंबशन करते हो आपको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में आपको वाटर मिलता है। ठीक है, ये आपका गैस में होता है, गैस, और ये आपका लिक्विड है, लिक्विड जनरली लिक्विड ही होता है।
ठीक है, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। इसका ध्यान रखना, एक मॉलिक्यूल का कंबशन करोगे तो इसके कोफिशिएंट को नहीं छेड़ना, एक ही रखो आप। ठीक है, तो कार्बन कितने एक्स हैं तो एक्स लगा देता हूं यहाँ पर। हाइड्रोजन कितने यहाँ पर वाई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरा क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए, तो वाई बाई 2 लगा देता हूँ, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल, वाई आ जाएगा। अब ऑक्सीजन देखो जरा, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गया, 2x हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, वाई बाई 2 हो गया। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 2x है, टोटल कितना हो गया 2x प्लस में वाई बाई 2 हो गया। तो इतना मेरा यहाँ पे होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या करूं भाई, मैं इसको x प्लस में वाई बाई 4 कर दूं। अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x प्लस में 2y अपॉन में 4, हाँ ये आ जाएगा आपका। तो ये इसका कोफिशिएंट है। अब इसके 1 मोल को कंबशन करने के लिए, 1 मोल का कंबशन करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स रिक्वायर्ड हैं, कितने ऑक्सीजन के एटम्स रिक्वायर्ड हैं। ऑक्सीजन के एटम्स देखो जरा, ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ पे कितने लग रहे हैं भाई जरा। ठीक है, ये लग रहे हैं 2 इंटू एक्स प्लस में वाई बाई 4, इतने एटम्स लग रहे हैं। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि यहाँ पर इसके एक मॉलिक्यूल को और एक मॉलिक्यूल का कंबशन करने के लिए, बर्न करने के लिए जितने ऑक्सीजन एटम्स रिक्वायर्ड होते हैं उस कंपाउंड में, यहाँ पे देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने ऑक्सीजन आपके प्रेजेंट है वो उसका आधा है। तो अगर मैं इसका आधा कर दूं, अगर मैं इसका आधा कर दूं तो वो किसके बराबर होगा, इस कंपाउंड के अंदर जितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है, जेड प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू, इसका आधा कर देता हूं तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा आपका x प्लस में वाई बाई 4 आ जाएगा। तो ये आपका आ रहा है। तो ऑक्सीजन के एटम्स हमें पता लग गए हैं, ये आ रहे हैं। ठीक है ना, ऑक्सीजन के एटम्स हैं। चलो अब यहाँ पे देखो जरा, आपको कार्बन हाइड्रोजन का मास परसेंटेज दे रखा है एक्स वाई, ये एक्स वाई। ठीक है, मास परसेंटेज दे रखा है। तो आप क्या करो, यहाँ पर इसका एटॉमिक रेशियो निकाल लेते हैं, कर लेते हैं एटॉमिक रेशियो, मोल रेशियो कह लो। तो ये क्या हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 12 रेशो 1 डिवाइडेड बाय 1। तो ये कितना हो जाएगा आपका, आ जाएगा 1 अपॉन में 2 रेशो 1। मतलब आपका ये क्या आ रहा है 2, सॉरी ये क्या आ जाएगा आपका 1 रेशो 2 आ जाएगा। तो ये आपका जो 1 रेशो 2 आ रहा है मतलब कार्बन हाइड्रोजन का मोल रेशो है। कार्बन कितने x हैं, तो ये x रेशो y हमें पता लग गया है। x रेशो y मतलब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, यहाँ पे रख दो इसे जरा। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस में y की वैल्यू 2, तो 2 अपॉन में 4, तो ये हाफ हो गया। तो ये क्या आ गया आपका 1 प्लस में हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो z की वैल्यू कितनी आ रही है 3/2 आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसे रख लो क्योंकि आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है इसका। ठीक है, अब तीनों आपको पता लग गए हैं। ठीक है, तीनों पता लग गए हैं। तो कार्बन आपका कितना है, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन तो आपका 1 है, ये रहा 1। हाइड्रोजन कितना है आपका 2 है। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना आया आपका 3/2 आया है, 3/2 आया है। तो आप क्या करो, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये 4 और ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, तो C2H4O3, तो C2H4O3, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। समझ गए, नोट करो और फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कर लिया सबने नोट भाई, आगे देखो जरा, अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैविंग द एटॉमिक रेशियो। एक कार्बोहाइड्रेट दे रखा आपको जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, एटॉमिक रेशियो आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन का दे रखा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक रेशियो 2:1 एटॉमिक रेशियो दे रखा है। ठीक है भाई, क्या कहता है, व्हेन हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में आप इसे हीट कर रहे हो, दिस कंपाउंड डिकम्पोज टू फॉर्म कार्बन एंड वाटर, कार्बन एंड वाटर। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता, पर एब्सेंस में कर रहे हो तो कार्बन प्लस वाटर मिल रहा है। इफ 310 ग्राम 310 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेके आ रहे हो, लीव ए रेसिड्यू ऑफ 124 ग्राम कार्बन, तो कार्बन का मास कितना मिल रहा है आपको 124 ग्राम मिल रहा है। तो कार्बन के मोल्स निकाल लो जरा, तो 124 डिवाइडेड बाय 12, तो जरा इसे डिवाइड करो कितना आएगा भाई, तो 124 डिवाइडेड बाय 12, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आ रहा है 10.33 आ रहा है। ठीक है, अब देखो उस कार्बोहाइड्रेट का मास कितना है 310 ग्राम है। ठीक है, 310 ग्राम जो है
वो कार्बन कितना मतलब रेसिड्यू ऑफ कार्बन यहाँ पे कार्बन कितना बनाता है 124 ग्राम बनाता है। तो 124 में ठीक है ना, अगर मैं माइनस करूं तो बाकी का कौन होगा आपका, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही होगा उसमें, ठीक है ना। तो माइनस करो जरा, 310 माइनस 124 है, 124 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 186 आ जाएगा। अब 186 ग्राम के अंदर आपका क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं भाई इसमें जरा, 186 में आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही है, ठीक है। चलो तो देखो जरा, तो 186 में मान लेता हूं कि हाइड्रोजन कितना है, x ग्राम है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 186 माइनस में x ग्राम हो जाएगा, ये हो गया आपका। एटॉमिक रेशो कह लो, मोल रेशो कह लो, एक ही बात है। तो आप क्या करोगे, यहां से इसका मोल रेशो निकाल लोगे, तो ये x अपॉन में 1 अपॉन में 186 माइनस में x डिवाइडेड बाय 16, 16 ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 अपॉन में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 16x इज इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 और 16, 16 1 17, ठीक है, 2 और 3 372 आ गया, माइनस में 2x है, और इधर ऐड करोगे तो ये 18x हो जाएगा, 18x डिवाइडेड बाय मतलब 18x इज इक्वल टू 372। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 372 अपॉन में 18। अब 372 को डिवाइड करो, 372 डिवाइडेड बाय 18, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ रहा है आपका 20.66 ग्राम आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है आपका, ठीक है भाई। तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आपका ये डबल है, ठीक है। ऑक्सीजन देख लो जरा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन 186 माइनस में, इसके कंपैरिजन में तो डबल ही है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, माइनस कर दो, तो माइनस 186 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ रहा है 165.33 ग्राम आ रहा है। अब इसको जरा मैं 16 से डिवाइड करूंगा, 16 से डिवाइड करता हूं, तो 165.33 डिवाइडेड बाय 16 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ रहा मेरा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आ गए, 10.33 आ रहे हैं। यहां से देखो हाइड्रोजन के मोल्स कितने आ जाएंगे, हाइड्रोजन के जो मोल्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 20.66 डिवाइडेड बाय 1, तो ये 20.66 है, ठीक है। तो यहाँ पे रेशो क्या बन रहा है आपका, तो रेशो देखो, कार्बन कितना है आपका, कार्बन कार्बन कहाँ गया, ये रहा, इसके मोल्स कितने आ रहे हैं कार्बन के 10.33, हाइड्रोजन कितना आ रहा है आपका 20.66 आ रहा है, ऑक्सीजन कितना आ रहा है 10.333 आ रहा है। तो आप इसे 10.33 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, CH2O आ जाएगा। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ रहा है, CH2O आ रहा है। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसी क्वेश्चन के अंदर एक और पार्ट लिखा हुआ है, ये पार्ट लिखा हुआ है, कहता है कि इफ 0.0833 मोल्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स 1.0 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब उस कार्बोहाइड्रेट के इतने मोल्स में हाइड्रोजन कितना, 1 ग्राम। तो बताओ कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, क्या बन सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आपको इतने मोल के लिए हाइड्रोजन का वजन दे रखा है, कितना है 0.0833, ठीक है। इतने मोल्स के लिए, इतने मोल्स के लिए आपको हाइड्रोजन का वजन दे रखा है, कितना है 1 ग्राम है। तो आप क्या करो, 1 मोल में पता कर लो कि हाइड्रोजन कितना होगा, तो 1 अपॉन में 0.0833 हो जाएगा, ठीक है। इसे जरा डिवाइड करो तो ये कितना आएगा आपका, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.0833, तो ये कितना आ जाएगा, ये लगभग आपका 12 आ रहा है, ठीक है, 12 ग्राम। तो इसका मतलब है कि आपका इस कंपाउंड के 1 मोल में, अगर आप कार्बोहाइड्रेट का 1 मोल लेके आते हो तो उसके 1 मोल में हाइड्रोजन कितने होंगे, 12 ग्राम। 12 ग्राम के लिए आपको 12 रखने पड़ेंगे, तो 12 एटम्स होंगे। तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C12H22, एक मिनट जाओ जरा, C12H22 मतलब C6H12O6, ये बन जाएगा आपका, मतलब ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां से क्या आ जाएगा आपका, C6H12O6 आ जाएगा, ये इसका आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब इसी तरीके से बनाएंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूं तो एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा, तो इसी क्वेश्चन का ही पार्ट है ये, ठीक है।
तो 12 ग्राम, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 12 ग्राम है। तो ग्लूकोज आपका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका। तो ये सेकंड पार्ट है इसका, जो कि जनरली आपको दे रखा होता है, तो कैसे भी दे रखा होता है, ठीक है ना, आप देख लेना उसे, कोई दिक्कत। नोट करो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करो इसे नोट, कर लिया सबने भाई? चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा। ए बेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन ओनली। एक बेल्डिंग फ्यूल गैस है, तो बेल्डिंग करने के लिए कौन सी गैस यूज होती है? वैसे ही पता है हमें, एसिटिलीन गैस होती है। कौन सी गैस यूज होती है? एसिटिलीन गैस होती है। एसिटिलीन गैस मतलब इथाइन गैस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C2H2 होता है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट कर दो इसको, तो ये क्या हो जाएगा? CH है। तो ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया है, ठीक है। यहाँ से इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या आएगा? 12 प्लस में 1 मतलब 13 आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 13 ग्राम। यहाँ से इसका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 24 प्लस में 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 26 ग्राम हो जाएगा। तो ये ऐसे ही पता लग रहा है तो हमें, ठीक है ना। पर इसको करते हैं, वैसे करते हैं जो इसे कह रहा है। आप क्या करते हो, इस बेल्डिंग फ्यूल गैस का एक स्मॉल सैंपल लेके आते हो, उसे बर्न करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको कितना मिल रहा है? 3.38 मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स पता कर लो यहाँ से। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स क्या हो जाएंगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। तो मोलर मास कितना होता है? 44 होता है। अब जरा डिवाइड करो इसे। जब आप डिवाइड करोगे तो 3.38 डिवाइडेड बाय 44, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ रहा है आपका 0.076 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में कार्बन कितने? 1 है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के इतने मोल्स आ रहे हैं, तो फिर इस मोल के लिए इतने मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कार्बन के मोल्स कितने होंगे? कार्बन आ गया मेरा, कितना आ जाएगा? 0.076 है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के 3.38 ग्राम में आपका कार्बन कितना है? इतना है, ठीक है। और ये कार्बन कहाँ से आ रहा है? उस बेल्डिंग फ्यूल गैस को बर्न करने पे आ रहा है, ठीक है ना। तो जो आप उसका सैंपल लेके आ रहे हो, जितना भी सैंपल लेके आ रहे हो, उसमें आपका जितना कार्बन प्रेजेंट होगा वो सारा कार्बन कन्वर्ट हुआ है इसमें। तो अगर आप पता कर लो कि कार्बन डाइऑक्साइड के 3.38 ग्राम में कितना कार्बन है, जितना भी कार्बन होगा वो सारा का सारा उसमें होगा, क्योंकि वहीं से आ रहा है कार्बन, कहीं और बाहर से उठ के तो आ नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि उस बेल्डिंग फ्यूल गैस के अंदर कार्बन के मोल्स कितने हैं? 0.076 हैं। तो कार्बन तो पता लग गया। अब हाइड्रोजन पता कर लेते हैं, क्योंकि वो वेल्डिंग फ्यूल गैस सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है। तो कार्बन मैंने पता कर लिया, हाइड्रोजन पता कर लेते हैं। हाइड्रोजन देखो, अब इस वेल्डिंग फ्यूल गैस के अंदर हाइड्रोजन जितना प्रेजेंट होगा, जितने भी आप उसके सैंपल को बर्न कर रहे हो, उसमें जितना हाइड्रोजन होगा वो सारा कन्वर्ट हो रहा है वाटर के 0.690 ग्राम में, ठीक है। अब इसमें वाटर के 0.690 ग्राम में जितना हाइड्रोजन होगा वो सारा का सारा उसमें प्रेजेंट होगा। तो यहां से हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। तो वाटर में कितना आपका है? कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया। वाटर में देखो जरा, वाटर का मास कितना दे रखा है? 0.69 ये दे रखा है, इतना ग्राम दे रखा है आपको, ठीक है। तो इसके मोल्स पता कर लो। वाटर के मोल्स क्या हो जाएंगे? वाटर के मोल्स आ जाएंगे 0.69 डिवाइडेड बाई 18। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 0.69 डिवाइडेड बाई 18। तो ये कितना आ गया आपका? ये जा रहा है 0.038 आ रहा है, 0.038 आ रहा है, 388 अगर 383 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसके एक मोल में हाइड्रोजन कितने? 2 मोल है। तो इतने मोल में कितने होंगे? तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका? इंटू 2 कर देता हूं, तो ये आ जाएगा आपका 0.076 आ रहा है, ठीक है। 0.076 आ रहा है। तो दोनों के मोल्स हमने पता कर लिए हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब देखो, कार्बन ये रहा, हाइड्रोजन ये रहा, तो दोनों के तो सेम ही मोल्स हैं। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया? ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया CH। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया तो आप इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल सकते हो। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा? 12 प्लस में 1, तो ये कितना आ गया आपका? 13 ग्राम आ गया, ठीक है। तो इतना हमें पता लग गया है। आगे देखो क्या क्या कह रहा है निकालने के लिए। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया हमने, तो CH इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है, तो CH2 तो होगा ही नहीं। ए ऑप्शन गलत है,
डी ऑप्शन गलत है, तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन इसी में रह गया है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। मोलर मास देखो, इसका मोलर मास क्या होगा, आगे इसने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर मेजर्ड एट एसटीपी ऑफ दिस बिल्डिंग फ्यूल गैस इज वेज 11.6 ग्राम। मतलब इस गैस का 10 लीटर अगर आप एसटीपी पे लेके आते हो तो उसका वजन कितना होता है, 11.6 ग्राम होता है। चलो आगे करते हैं जरा इसे। आगे देखो क्या कहता है, 10 लीटर का जो वेट है वो कितना है आपका, 11.6 ग्राम है। हमें पता है कि किसी भी गैस का 1 मोल अगर मैं लेके आता हूँ एसटीपी कंडीशन पे तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर्स है। अब 1 मोल का वजन कितना होता है, इसका मोलर मास है, तो 22.4 लीटर्स का जो वेट होगा, जो इसका वॉल्यूम, जो ये वॉल्यूम है 22.4 लीटर्स, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेट होता है वो क्या होता है, मोलर मास होता है। तो अगर आप 22.4 लीटर्स का वजन निकालते हो तो आपको क्या मिल जाता है, उसका मोलर मास मिल जाता है। तो 1 लीटर के लिए कितना हो जाएगा, 1 लीटर के लिए कितना हो जाएगा, 11.6 डिवाइडेड बाय 10 है, तो 22.4 लीटर्स के लिए कितना होगा, 11.6 अपॉन में 10 इंटू 22.4 लीटर्स है। ठीक है, आप जरा इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 11.6 इंटू 22.4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 है, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरा 25.9। तो अप्रोक्स में इसको कितना ले लूँ, 26 ले लूँ। तो मोलर मास आप गया आ गया 26 है, तो 26 देखो आपका यहीं पे आ गया, तो ये दो हमारे तो करेक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन ही आपका करेक्ट है, ये भी आपका बी ऑप्शन गलत हो गया है। ठीक है, तो आंसर तो आ ही गया अब। ठीक है, अब लास्ट देखो मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। तो मोलर मास पता लग गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ये रहा 13, तो इंटीजर पता कर लो, इंटीजर क्या हो जाएगा, मोलर मास 26 अपॉन में 13, तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो मोलिकुलर फॉर्मूला में 2 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी एम्पेरिकल फॉर्मूला में 2 से मल्टीप्लाई करो तो मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला में 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा आपका, C2H2। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, मोलिकुलर फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, नोट करो, फिर आगे करते हैं नेक्स्ट। आ जाओ अगला, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 10 ml of the gaseous hydrocarbon on complete combustion gives 40 ml of CO2। भाई 10 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, कैसा हाइड्रोकार्बन है मुझे नहीं पता, तो मैं वैसे ही ले लेता हूँ CXHY। अभी बैलेंसिंग करी थी तो X प्लस में Y/4 O2 गिव्स टू XCO2 प्लस में Y/2 H2O। यही रिएक्शन थी। ठीक है, जब आप इसका 10 ml रिएक्ट कराओगे तो ये कितना करेगा, 10 इंटू एक्स प्लस में Y/4, ये कितना बनेगा आपका 10x, और ये कितना हो जाएगा आपका 5, 2 से डिवाइड करोगे तो 5y हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है, 40 बन रहा है, तो ये लो कर देते हैं, तो 10x इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई है। ठीक है ना, वाटर कितना मिलेगा, वाटर कितना है, 50 ml है, तो 5y इज इक्वल टू 50, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया। तो x और y की वैल्यू पता चल गई है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही पता लगता है। ठीक है ना, आप इसे और सिंपलेस्ट करोगे तो आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका C4H10 है, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है। ठीक है, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन और रहते हैं, फटाफट करते हैं। अब इडियोमेट्री के क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको बताया था इडियोमेट्री वाले क्वेश्चन से, नोट करो। ठीक है ना, करते हैं ना, अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, करें आगे। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो जरा, 10 ml ऑफ ए गैसियस हाइड्रोकार्बन वाज बर्न्ड कंप्लीटली इन 80 ml ऑफ O2। हाइड्रोकार्बन वही जो भी लिखा था मैंने, रिएक्शन यही होगी, CXHY प्लस में X प्लस में Y/4 O2। आपको मालूम है गैस होता है ये भी, ठीक है ना, गैसियस हाइड्रोकार्बन दे रखा है तो ये भी गैस है आपका। ठीक है, गिव्स टू XCO2 गैस प्लस में Y/2 H2O लिक्विड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन कितना आप लेके आते हो, मैंने आपको बताया था, आप हमेशा ऑक्सीजन यहाँ पे एक्सेस में रखते हो, एक्सेस में आपको रखना होता है। इडियोमेट्री में ब्लास्ट वाली एक्सप्लोजन होती है तो ऑक्सीजन हम यहाँ पे एक्सेस में रखते हैं। ठीक है, आगे क्या कहता है, अब देखो गैसियस हाइड्रोकार्बन का जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो 10 ml यूज कर रहे हो, 10 ml को आप उसे कंप्लीटली बर्न कर रहे हो। आगे क्या कहता है,
द रिमेनिंग गैस ऑक्यूपाइड 70 ml एट NTP, मतलब 70 ml आपको मिलता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है। क्या हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब 10 ml का कंबशन कर रहे हो, 10 ml का कर रहे हो, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस कितना यहाँ पे यूज हुआ है वो भी आप पता कर सकते हो, x प्लस में y/4, ठीक है ना, इतना। तो 10 इंटू ये हो जाएगा आपका, इतना ऑक्सीजन गैस आपका, ठीक है ना, यूज होगा 10 ml का, इसका इस हाइड्रोकार्बन के 10 ml का कंबशन करने में। कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा? 10x, ठीक है, इसे छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। तो जो रिमेनिंग गैस है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 70 ml करता है। अब रिमेनिंग में कौन आ जाएगा आपका? देखो ऑक्सीजन आपको कितना मिला है, ऑक्सीजन कितना लेके आ रहे हो आप? 80 ml लेके आ रहे हो, और यहाँ पे यूज कितना हुआ है? इतना हुआ है। तो रिमेनिंग ऑक्सीजन है, रिमेनिंग ऑक्सीजन, रिमेनिंग ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 80 माइनस में 10 इंटू 10 इंटू x प्लस में y/4, ठीक है। तो रिमेनिंग ऑक्सीजन जो है, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है, इतना है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि प्रोडक्ट में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है, तो जो आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है, रिमेनिंग गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है? 70 ml। तो ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 10x है, ठीक है। तो रिमेनिंग ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम और कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम मिला के कितना है? 70 ml है, 70 ml। तो 80 माइनस में 10 इंटू एक्स प्लस में y/4, ये जो बाहर लिखा है ये इंटू है, ठीक है ना, x मत समझना इसे, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम 10x है। तो दोनों मिला के कितना है आपका? ये 70 ml है। कितना है? 70 ml। तो यहाँ से हमें तो एक इक्वेशन पता लग गई है, ठीक है ना, ये आ गया आपका। और वैसे भी देखो आप इसे सॉल्व करोगे तो 80 माइनस में 10x है, ये करो, इसे ब्रैकेट खोलो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस है, माइनस है, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा? 5/(2) प्लस में 10x इज इक्वल टू 70। तो 10x से 10x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका y निकल आएगा, यहाँ से आपका y निकल आएगा, ठीक है। एक बार निकाल ही लेते हैं इसे भाई, जरा देखो, y निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा आपका? 80 माइनस में 5/(2) इज इक्वल टू 70। तो 80 आप इधर, मतलब 70 को उठा के इधर ले जाओ और इसको उठा के इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 5/(2) इज इक्वल टू 10। अब इसको देखो, इसको अगर आप काटोगे तो ये 2 से कट जाएगा, और ये 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा, तो y कितना आ गया आपका? 4 आ गया। तो y की वैल्यू तो पता चल गई है, ठीक है। x की वैल्यू देखो आगे क्या कहता है? द वॉल्यूम बिकम्स 50 ml ऑन ट्रीटमेंट विद KOH। जैसे ही आप KOH के साथ इसको ट्रीट करते हो तो आपका वॉल्यूम क्या आता है? 70 ml से 50 ml हो जाता है। तो यहाँ पे आपका रिड्यूस कितना हुआ, डिक्रीज कितना हुआ? 20 ml डिक्रीज हुआ। और 20 ml क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि KOH सॉल्यूशन से पास कर रहे हो, तो KOH क्या करता है? CO2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका मतलब है CO2 ने कितना वॉल्यूम यहाँ पे ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया? 70 ml था, ठीक है, 50 ml रह गया, तो 20 ml आपका कहाँ गया? 20 ml आपका जो KOH ने ले गया है वो CO2 के वॉल्यूम को ही ले गया है, ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा आपका? 20 ml आ जाएगा, ठीक है, 20 ml। क्योंकि KOH क्या करता है? CO2 गैस को एब्जॉर्ब करता है। पहले आपको 70 ml का वॉल्यूम दे रखा था, जैसे ही KOH सॉल्यूशन से पास किया तो वॉल्यूम 70 से कितना हो गया? 50 हो गया। तो 20 ml कहाँ गया? तो 20 ml जो उसने CO2 गैस को एब्जॉर्ब किया उसकी वजह से वो डिक्रीज कर गया। तो CO2 का वॉल्यूम यहाँ पर कितना रहा होगा? इस 70 में कितना रहा होगा? वो 20 रहा होगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते थे, रिमेनिंग गैस, यहाँ पे गैस कितना यूज हो रहा है? इतना हो रहा है। तो रिमेनिंग गैस कितना आ जाता है? ऑक्सीजन गैस कितना बचा हुआ है वो आ गया, इज इक्वल टू, आप क्या करते हो? उसे 50 के बराबर कर देते हैं। आप यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हटा सकते थे, ठीक है ना, ये भी कर सकते थे। तो जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे आप कर सकते हो। तो ये आ गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना है? 10x। तो 10x किसके बराबर हो जाएगा? 20 के बराबर हो जाएगा। तो x कितना आ गया? 2 आ गया। तो x और y दोनों की वैल्यू पता कर ली हमने। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा पहले वो देख लेते हैं। तो C2H4 ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाना है तो इसे सिंपलेस्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? CH2 इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। समझ गए? चलो फटाफट नोट करो, फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन थे यहाँ पे,
ठीक है ना। तो 15 हमने कर लिए हैं, एक लास्ट क्वेश्चन रहता है उसको, ठीक है, उसको भी कर लेते हैं। जल्दी से नोट करो। देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 16 ml ऑफ ए हाइड्रोकार्बन गैस वाज एक्सप्लोडेड विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, देखो एक्सप्लोडेड एक्सप्लोजन वाली रिएक्शन है, मैंने बताया था यूडोमेट्री में आप एक्सप्लोजन करते हो इसलिए आप ऑक्सीजन को एक्सेस में लेके आते हो। ठीक है ना। तो 16 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन, पहले तो वही रिएक्शन लिख लो भाई। तो CXHY प्लस में X प्लस में Y/4 O2 गैस गिव्स टू X CO2 गैस प्लस में Y/2 H2O लिक्विड है। ठीक है भाई, ये है हाइड्रोकार्बन कितना है, 16 ml है। तो 16 ml जब इसका आप कंबशन करते हो तो आपको ये कितना ऑक्सीजन यहाँ पे यूज होता है, 16 इंटू एक्स प्लस में Y/4, और ये कितना प्रोड्यूस होगा, 16X होगा, और ये कितना हो जाएगा आपका वाटर, इसको भी लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 8Y हो जाएगा, 8Y। ठीक है भाई, ये हो गया। आगे क्या कहता है, ऑन कूलिंग, कूलिंग कर रहे हो आप, तो कूलिंग करने पे द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग गैसियस मिक्सचर है। अब जो गैसियस मिक्सचर है उसका जो वॉल्यूम, रिजल्टिंग गैसियस मिक्सचर, आपको अब वॉल्यूम किसका मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का मिलेगा, और जो बचा हुआ ऑक्सीजन है वो उसका वॉल्यूम मिलेगा। आप कितना ऑक्सीजन भाई लेके आ रहे हो वो तो आपको दे ही नहीं रखा है, एक्सेस में ऑक्सीजन है। तो आपको जो रिमेनिंग, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे पूरा यूज नहीं होता है, तो रिमेनिंग ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजन आप ला रहे हो उसमें से अगर आप ये कंज्यूम वाला, यूज्ड वाला माइनस करोगे तो रिमेनिंग मिल जाएगा। तो रिमेनिंग ऑक्सीजन का वॉल्यूम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम, तो वही कह रहा है द रिजल्टिंग गैसियस मिक्सचर ऑफ द वॉल्यूम जो है वो आपका रिड्यूस हो जाता है 48 ml। कूलिंग करने पे 48 ml का वॉल्यूम क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो कूल करने पे क्या होता है, जो आपका लिक्विड होगा वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस वजह से उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका यहाँ पर वाटर ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा होगा उसी की वजह से ये वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। तो आपका 8Y किसके बराबर हो गया, 48 के बराबर हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, इसे डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई है। आगे क्या कहता है, व्हेन KOH वाज एडेड देयर वाज अ फर्दर डिक्रीज बाय 48 ml और इन द वॉल्यूम। जब KOH से पास करते हो तो 48 वॉल्यूम का फिर से डिक्रीज हो जाता है। अब KOH आपको मालूम है कितनी बार आ चुका है, वो CO2 गैस को एब्जॉर्ब करता है। तो CO2 ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा होगा उसकी वजह से ही तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज हुआ है, 48। तो इसका मतलब है कि 16X इज इक्वल टू किसके बराबर है, 48 के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी होगी, ये 3 हो गई। ठीक है, x और y हमने निकाल दिया है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H6 हो जाएगा। तो देख लो C3H6 आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। समझ गए। तो ये थे आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस। तो मैंने यहाँ पे आपको 16 क्वेश्चंस कराए हैं, हर तरह के क्वेश्चंस करा दिए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अभी चैप्टर के अंदर लास्ट आपका क्या रहता है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रहता है। तो नेक्स्ट क्लास में उसको भी कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।